अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ अक्सम महमूद एंड वेलकम टू माय चैनल। सुबह से रात हो गई और रात से सुबह हो गई, यकीन नहीं आ रहा। नाश्ता कर रही हूँ, गर्मा गर्म चाय का शायद धुआं आपको उड़ता हुआ नज़र आ रहा हो। मतलब पूरी रात वीडियो बनाई, एडिट करके अपलोड की और अब दोबारा वीडियो बना रही हूँ। पहले मैं नाश्ता कर लूँ, नहीं तो मेरी चाय ठंडी हो जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह नाश्ता कर लिया है, थोड़ी सी जान में जान आ गई है। आज मुझे जिस टॉपिक पे बात करनी है बहुत ही कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है कि पहला बेबी तो हमारा सी सेक्शन से हो गया, जो भी मसला था हमें पता नहीं था और पहला बेबी था और डॉक्टर ने बोला कि हार्ट बीट कम हो गई है या बेबी का वेट ज़्यादा हो गया है या एमनियोटिक फ्लूइड कम हो गया है या बेबी ने पॉटी कर दी है या ब्लड प्रेशर हमारा हाई हो गया था। मतलब किसी भी रीज़न के तहत हमारा सी सेक्शन पहला हो गया। अब हम जितनी भी उस पर बातें कर लें, जितनी भी उसके प्रूफ ढूंढ लें कि क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, तो वो वक्त वापस तो नहीं आ सकता। अब तो सी सेक्शन हो गया। अब हमें आगे ये बताएं कि हम नेक्स्ट बेबी जब भी प्लान करें और कब प्लान करें ये भी बताएं, और जब भी प्लान करें तो उसको कंसीव करने से पहले हम क्या क्या डाइट रूटीन, मतलब टोटली हमें बताएं कि हम आगे अब क्या करें। तो सबसे पहले तो आप जो देख रही हैं, मुझे पता है कि आपका सी सेक्शन हो चुका है, इसीलिए आप ये वीडियो देख रही हैं। तो पहले तो आप इस डिप्रेशन से बाहर आ जाएं, भूल जाएं। आई नो भूलना बहुत मुश्किल है, मुझे भी बहुत मुश्किल लग रहा था, बट मैं आपको भूलने का भी तरीका बताऊंगी किसी और वीडियो में। मैं इंशाल्लाह मेडिटेशन की वीडियो बनाऊंगी ना, तो उससे आपकी ये काफ़ी सारे मसाइल हल हो जाएंगे, जिसमें एक ये मसला भी है जो कि बहुत मेन मसला है कि हम जो तल्ख यादें होती हैं ना उनको भूल नहीं पा रहे होते। तो वो मैं इंशाल्लाह आपका वो मसला भी हल करूँगी। अभी हम बात करते हैं कि वो मसला भूलने के बाद आपको अब आके तैयारी कैसे करनी है अपने नेक्स्ट बेबी के लिए कि वो नॉर्मली डिलीवर हो जाए स्मूथली, आराम से, कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो। तो भाई देखें, सबसे पहले आपका जो सी सेक्शन हुआ है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये जनवरी का महीना है, इस जनवरी के महीने में ये आज आपका सी सेक्शन हुआ है। तो अब आप अगले जनवरी और उसके बाद उससे अगले जनवरी तक बिल्कुल भी मत सोचें कि आपको बेबी नेक्स्ट प्लान करना है, ठीक है। 2 जनवरी गुजर जाने दें, ठीक है। 2 साल के बाद आप बेबी प्लान करने का सोचें, ठीक है। उसके बाद जब आप सोचेंगे, उसके बाद ज़ाहिर है आप जब आप ट्राई करेंगे, हो सकता है फर्स्ट अटैम्प्ट में ही आप कंसीव कर लें, हो सकता है कि आपको 2-3 माह लग जाए, 6 माह लग जाए, साल लग जाए। इसमें आप इतने परेशान मत हो कि देर क्यों हो रही है, और वो अल्लाह ताला की मर्ज़ी है। लेकिन 2 साल से पहले आप बिल्कुल भी ट्राई मत करें। होता क्या है कि आपने तो चलें 1.5 साल में ट्राई कर लिया या चलें 1 साल में ट्राई कर लिया और आपने कंसीव कर लिया, तो आपको इससे मसला नहीं होगा, लेकिन डॉक्टर को आपकी हेल्थ का तो बहुत ख्याल है कि भाई इतनी जल्दी कंसीव क्यों कर लिया, आपका तो दोबारा ऑपरेशन हो जाएगा, आपका तो हम दोबारा पेट काट देंगे। और पेट कटना इतना हेल्थ के लिए बुरा नहीं है जितना दूसरा बेबी होना हेल्थ के लिए बुरा है। यू गॉट माई पॉइंट। तो डॉक्टर को आपका पेट काटते हुए बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा होता, बल्कि वो तो काटना चाहते हैं ताकि उनकी जेब गर्म रहे। तो डॉक्टर भी खुश और पेशेंट तो डिप्रेशन में ही चला गया। खैर, दिल की भड़ास है, वो किसी भी वक्त बाहर आ जाती है। मुझे पता है कि आप लोगों के दिलों में भी डॉक्टर्स के लिए बहुत सारी भड़ास है। किसी दिन मिल बैठ के निकालेंगे, मीटअप करेंगे तो फिर वहाँ बैठ के निकालेंगे। तो पहली टिप तो ये है कि आप 2 साल से पहले बेबी के बारे में नहीं सोचें, ठीक है। और ये आपके लिए भी एक तरीके से फ़ायदेमंद है। आप थोड़ा सा रिकवर कर लेगी आपकी बॉडी, दूसरे बेबी के लिए प्रिपेयर हो जाएगी। दूसरा, आपका बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाएगा, समझदार हो जाएगा, चलने लगेगा, आपकी उस तरफ से जिम्मेदारी थोड़ी कम हो जाएगी, तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद है। और तीसरा फ़ायदा आपको ये होगा कि गैप जब आप ज़्यादा लेकर जाएंगी तो हो सकता है कि कोई अल्लाह का बंदा आप पे तरस खा के बोल दे, हाँ 50-50% चांसेस हैं कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। एनीवेज, आपको 2 साल के बाद भी सोचना है। दूसरी टिप ये कि कंसीव करने से पहले आपको अपनी डाइट का ख़ास तौर पे ख्याल रखना है। अला बला बस जो समझ में आ रहा है वो नहीं खाना है। प्रॉपर एक अपना डाइट प्लान बनाएं। अब ये नहीं है कि सब्जियां, हरी सब्जियां खाते रहें और बिल्कुल ही तली हुई चीज़ों से परहेज़ करें, ये सब नहीं है। अब आपके जहन में ये सवाल होगा तो फिर खाएं क्या, हमें एक एक चीज़ बताएं कि हम क्या खाएं। तो मैं आपको बताती हूँ। देखें, अपनी डाइट में, मतलब डाइट डाइट का लफ्ज़ हम जहाँ सुनते हैं ना तो हम समझते हैं कोई स्पेशल खाना होगा,
ठीक है, डाइट को हटा दें, अपने खाने में खजूरें ऐड कर लें। दिन में आपको 3 खजूरें खानी है, ठीक है, 3 खजूर से स्टार्ट करें। 7 नंबर्स में खाते हैं, आई डोंट नो क्यों खाते हैं, मैंने इस पर अभी रिसर्च नहीं की है। 3 खजूरों से स्टार्ट करें, किसी भी टाइम, कोई बाद में आप टाइम फिक्स करती रहिएगा, लेकिन किसी भी टाइम जब आपको सही लगे, सूटेबल लगे, अपने खाने की रूटीन में आप 3 खजूरें शामिल कर लें, ठीक है। अच्छा, इसके बाद किसी भी एक फल का आपको शेक बना के पीना है, ठीक है। चाहे वो अब सेब हो जाए, सेब को काटें, ब्लेंडर में डालें, दूध डालें, चीनी नहीं डालनी और पी देना है। चीनी वैसे भी नुकसानदेह है, आप किसी भी डाइट प्लान में चीनी को बिल्कुल भी ऐड नहीं किया जाता, तो चीनी वैसे भी नहीं खानी चाहिए, ठीक है। और 1-2 दफ़ा जब आप, अगर आपको नहीं है आदत, लेकिन जब आप 1-2 दफ़ा उसको पिएंगी तो आपको, आपका एक टेस्ट डेवलप हो जाएगा, फिर आपसे पी लिया जाएगा, ठीक है। कोशिश करें कि चीनी ऐड ना करें, ठीक है। केला हो, सेब हो, और क्या होता है, खजूरें डाल लें, और अगर मैंगो का सीज़न है मैंगो डाल लें, मतलब जिस भी फ्रूट से शेक बनता है, किन्नू से तो नहीं बन सकता। और अगर शेक नहीं पी रही तो फिर जूस बना के पी लेने से, स्ट्रॉबेरी शेक भी तो है, हाँ स्ट्रॉबेरी शेक है, या फिर किन्नू का जूस पी लें। मतलब आप समझ गई होंगी कि अब इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं, ठीक है। तो आपको एक फल का शेक अपनी डाइट में ऐड करना है, ठीक है। उसके बाद ये तो हो गई खाने की चीज़ें, बस आपको इतना ही खाना पीना है, और जो भी आपके घर में खाना बनता है वो आप खाएं, आपके सारे न्यूट्रिशन उससे पूरे होंगे। हाँ, डॉक्टर से ना एक मल्टीविटामिन लिखवा लें, ठीक है। और अब तो वैसे भी, अब तो मल्टीविटामिन इतने कॉमन हैं, मतलब आप कोई भी अच्छी कंपनी के मल्टीविटामिन यूज़ करें। मैं कोई ख़ास कंपनी के यूज़ नहीं करती, मैं नॉर्मली भी मल्टीविटामिन लेती हूँ, ठीक है। तो वो हमें क्यों लेने, हम तो फ्रूट भी खाते हैं, हमें तो ज़रूरत नहीं है। हमें ज़रूरत है क्योंकि हम जो फ्रूट खा रहे हैं, हम जो चीज़ें खा रहे हैं, वो बिल्कुल भी असली नहीं है। हमारी जो न्यूट्रिशन की कमी है, अगर कहीं ना कहीं कमी रह रही है, तो वो मल्टीविटामिन्स पूरी कर देंगे, ठीक है। उनको खाने में आप हिचकिचाएं नहीं। मैं भी हिचकिचाती थी कि मैं दवाइयाँ क्यों खाऊं, बट वो दवाई नहीं है, वो आपकी जो न्यूट्रिशन की जो भी कमी है वो आपकी वो पूरी कर देगी, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद आपको धूप लेनी है। धूप किस तरह लेनी है कि आप 10 मिनट, सिर्फ 10 मिनट आप जो है धूप से एक्सपोजर अपने आप को दे दें। अब 10 मिनट में आप वहाँ बैठ के अपनी बच्ची की जुएँ निकाल लें या छत की सफाई कर लें, झाड़ू लगा लें, कपड़े फैला लें, मतलब आपको रोज़ाना धूप से एक्सपोजर आपको मिलना चाहिए। उससे क्या होगा कि आप जो दूध पी रही हैं, जो दही खा रही हैं, कैल्शियम की चीज़ें खा रही हैं, जब तक धूप नहीं मिलेगी ना, वो एज इट इज़ हमारी बॉडी से बाहर निकल जाएगा, वो कैल्शियम बनेगा ही नहीं। लेकिन जब जो हम कैल्शियम इनटेक करते हैं, दूध पीते हैं, वो जब धूप से एक्सपोज होता है तो वो विटामिन डी में कन्वर्ट हो जाता है, और वो विटामिन डी हमारी बोन्स में जाके स्टोर हो जाता है, ठीक है। और वो विटामिन डी धूप से ही बनेगा, ठीक है। अब तो खैर सप्लीमेंट भी आ गई हैं, लेकिन धूप आपको लेनी है 10 मिनट की रोज़ाना। अपनी ये रूटीन का हिस्सा बना लें, या एक कॉपी पे जो है ना ये सारी चीज़ें लिख लें, और आज धूप ली है टिक लगा दें, आज मल्टीविटामिन ली है टिक लगा दें। इस तरह से आप टिक लगाते जाएं और अपनी हर चीज़ को ट्रैक करें, ठीक है। मेरी जब फर्स्ट वी बैक हुआ था तो उस वक्त जो है मैं बड़ा किस किस दाई के पास, किस किस गांव में, कहाँ कहाँ मैं नहीं गई कि मेरा नॉर्मल हो सकता है क्या। तो वहाँ पर एक बूढ़ी बुज़ुर्ग ने कहा था कि बच्चा कोई दरख्त से थोड़ी तोड़ के लेकर आते हैं, इतनी आसानी से नहीं मिलता, थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो ये थोड़ी बहुत मेहनत को आपको करनी पड़ेगी, और इसमें आपका ही फ़ायदा है, ठीक है। और अगर इन सब चीज़ों के बावजूद भी खुदा ना ख्वास्ता कोई कॉम्प्लिकेशन हो भी जाती है, वैसे इंशाल्लाह नहीं होगी, अल्लाह ताला से अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए कि आपका सी सेक्शन अगर हो भी जाता है, तो ये जो चीज़ें आप अभी मैं बता रही हूँ, अगर आप ये फॉलो करती भी रहीं तो इससे आपका कोई बाद में साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा, कोई नुकसान नहीं होगा, ये आपकी और आपके बेबी के लिए हेल्दी ही रहेगा, ठीक है जी। तो धूप हो गई, कैल्शियम की बात हो गई, और क्या बात करनी थी, पानी आपको, अभी तो सर्दियाँ हैं, इतना पानी पिया नहीं जाता। मैंने अपना पानी ट्रैक किया तो मुझे पता चला मैं दिन में सिर्फ 3 गिलास पानी पी रही थी। तो अब मैंने जो है 1 लीटर की बोतल मैं दिन में 2 बार भरती हूँ, और वो एक पूरी ख़त्म करती हूँ और एक आधी ख़त्म हो रही है। मैं चाह रही हूँ कि एटलीस्ट मैं दिन में 2 लीटर तो पानी पीऊँ। तो आप 1 लीटर से स्टार्ट करें, एकदम ही बहुत सारा पानी मत पीने लगें, अपनी बॉडी को आहिस्ता आहिस्ता आदी करें हर चीज़ का, एकदम सब चीज़ें फॉलो मत करने लग जाएं। उससे भी क्या होता है कि पेट वेट ख़राब हो जाता है, मोशन लग जाते हैं,
फिर आप लोग बोलेंगे कि ये आप ही ने क्या बता दिया। ठीक है, तो आप अगर आप 3 गिलास पानी पी रही हैं तो आप 3.5 गिलास करें, फिर 4 गिलास करें, फिर इस तरह बढ़ाएं। तो आपको अपनी पानी की इनटेक मतलब अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखना है। ठीक है, तो अब आप जब ये सब चीज़ें एक नॉर्मल वे में करती रहेंगी, एक रूटीन बना लेंगी, तो आप देखेंगी कि आपकी जिनको ओव्यूलेशन का मसला होता है कि या उनकी जो साइकिल है वो पीरियड साइकिल है वो इरेगुलर है, वो खुद ही रेगुलर बेसिस पर आने लगेगी। मेरी पीरियड साइकिल शादी से पहले बिल्कुल इरेगुलर थी। अगर 5 तारीख को मेरे पीरियड स्टार्ट हो रहे हैं तो अगले महीने की 25 तारीख को होंगे या अगले महीने की 19 तारीख को होंगे। कोई डेट मेरी फिक्स नहीं थी, कभी मेरे पीरियड्स टाइम पर नहीं हुए। लेकिन शादी के बाद मैंने ये सब रिसर्च की, और रिसर्च भी से भी कुछ नहीं होता, पढ़ा हुआ तो था, लेकिन जब इम्प्लीमेंट किया, प्रैक्टिकल वे में आई, तो मेरे पीरियड्स बिल्कुल डेट पर आने लगे। मैंने कोई दवाई नहीं खाई, ये सब चीज़ें मैंने फॉलो की और करती आ रही हूँ। मेरे पीरियड्स अब डेट पर आते हैं। तो पानी हो गया, सब चीज़ों के मैंने असल में मैं कुछ लिखती नहीं हूँ तो याद नहीं रहता कि क्या क्या चीज़ें मैं बोल चुकी हूँ और क्या क्या चीज़ें बोलनी है। हाँ, ये सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद आपको हाँ, कुछ लोग पूछते हैं कि वो जो आपने मसाज वाली एक वीडियो बनाई थी, तो क्या हम मसाज कर लें, हम 9 मंथ प्रेग्नेंट हैं। अल्लाह की बंदियों, उस वक्त मसाज नहीं करना है। वो असल में मैंने किसी डॉक्टर से नहीं सुना था, वो मैंने यूट्यूब पे वीडियो देखी थी और वही अप्लाई किया था। और कंसीव करने से पहले, कंसीव नहीं किया था मैंने, उससे पहले ही मैंने अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट किए थे और बहुत हल्के हल्के हाथों से उसको, स्कार को बहुत हल्के हल्के हाथों से ऑयलिंग से मसाज किया था। आटा तो नहीं लगा हुआ, अभी पराठा बना के आ रही हूँ मैं। तो उससे बहुत हल्के हल्के मसाज करना है कंसीव करने से पहले। याद रखिएगा, प्रेगनेंसी के बाद प्लीज़ मसाज मत करिएगा, उस पर प्रेशर पड़ेगा, आपका यूट्रस, आपके यूट्रस में अभी टाँके लगे और अभी भी फ़ौरन मत करने लगेगा। अभी आपको ऑपरेशन हुआ है ना, कम से कम 1 साल गुजर जाने दें या 1.5 साल गुजर जाने दें। मैंने 1.5 साल बाद, शायद मैंने 1 साल बाद आई थिंक ट्राई किया था और 2-3 माह किया था। कंसीव के बाद मैंने नहीं किया था। ठीक है, ये जो जनवरी है, इसके बाद जो जनवरी आएगा तब तक बिल्कुल भी हाथ मत लगाइएगा अपने स्कार को। उसके बाद भी 6-7 महीने बाद, उसके बाद आप अपने स्कार पे हल्का हल्का मसाज करिएगा। कंसीव जब आप कर लें उसके बाद आप मत करिएगा। ठीक है, और इवन के मैंने तो एक डॉक्टर को बताया भी, जब मैंने कंसीव कर लिया था ना, उनके पास में गई थी बिल्कुल स्टार्टिंग में कि मैंने कंसीव कर लिया और मेरा पहला ऑपरेशन हुआ है, तो क्या मेरा दूसरा नॉर्मल हो जाएगा। और मैं ना इस तरह से मसाज करती हूँ। पागल हो क्या, अब तुम्हारा पेट फट जाएगा क्या, किसने बता दिया तुम्हें, इस तरह से उन्होंने मुझे बोला था। अब पता नहीं उन्होंने मुझे डराने के लिए बोला था या बाकी में उन्हें पता नहीं था। मैंने जो वीडियो देखी थी वो गोरों की वीडियो थी, वो यहाँ पर तो कोई नहीं करता, एशिया में तो कोई, एशिया की तो कोई वीडियो नहीं थी जो अपने स्कार पे मसाज कर रहा हो। तो भैया अपने रिस्क पे करिएगा। डॉक्टर को तो बिल्कुल भी मत बताइए। डॉक्टर्स जो है ना, वो चाहती हैं कि बस आप उनकी दवाएं खाएं, वो जो कह रही हैं वही करें। इसके अलावा आप उंगली भी मत लगाएं अपने आप को। हम काट देंगे लेकिन आप उंगली भी मत लगाएं। हम आपका पेट काट देंगे लेकिन आप अपने पेट को उंगली भी मत लगाएं। मतलब हमारी बॉडी जो है वो डॉक्टर के हवाले होती है। तो भाई मैं तो यही कहूँगी कि आप अपने रिस्क पर करें और इसका कोई ऐसा नुकसान नहीं है। आप उसको प्यार ही कर रही हैं, कौन सा आप उस पर छुरी रख के आप उसको। एनीवेज, मैंने काफ़ी रिसर्च के बाद वो वीडियो बनाई है, ऐसे ही नहीं बनाई है, और मैंने खुद भी उसको इम्प्लीमेंट किया है अपने ऊपर, और 100% रिजल्ट भी मुझे मिले। अच्छा, तो ये सारी बातें हो गई डाइट से रिलेटेड। और हाँ, खाना पीना तो सब कुछ हो गया, अंदर तो सब कुछ हो गया, बाहर भी तो बॉडी से कुछ काम करवाएं ताकि बॉडी आपकी रेडी हो फॉर डिलीवर योर बेबी। उसके लिए आपको जो घर का जिम होता है ना, वो ज्वाइन कर लेना है और रेगुलर बेसिस पर घर के काम करने हैं। आपको झाड़ू लगानी है, आपको पोछा लगाना है, मतलब आपको अपनी बॉडी को रेगुलर वे में इस्तेमाल करना है, मूव करना है। मैं ये नहीं कह रही कि आप बिल्कुल मासी बन जाएं, अपनी बॉडी को भी इतना मत थकाएं कि आपकी बॉडी हार मान जाए, बट आपकी बॉडी इतनी आदी हो कि आप जब उकड़ू बैठ रही हो तो आपको तकलीफ़ ना हो रही हो, मसल्स आपके एकदम स्ट्रॉन्ग हो, आप जितनी बार अप डाउन करें आपको मुश्किल ना हो, इतनी आपकी आदी हो। और बेहतरीन एक्सरसाइज, आप नमाज खड़े होके पढ़ें 5 टाइम, जब आप इतनी सारी रकातें खड़े होंगे बैठेंगे, खड़े होंगे बैठेंगे, तो उसी में इतनी अच्छी एक्सरसाइज हो जाती है। इसके अलावा घर के छोटे मोटे काम आप खुद से करें। आराम पसंद ना बने, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, हाथ पांव हिलाने पड़ेंगे। इंशाल्लाह
जब आपका वी बैक अचीव हो जाएगा आप इस चैनल पर ही अपनी वी बैक स्टोरी शेयर कर रही होंगी इंशाल्लाह। तो मैं आपकी स्टोरी का इंतज़ार करूँगी। मुझे आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिएगा कि आपकी हमारा वी बैक अचीव हो गया और हम अपनी स्टोरी शेयर करना चाहते हैं, और यहाँ पे आके आप अपनी स्टोरी शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो बस यही सारी बातें करनी है। अब कमेंट में ये मत पूछिएगा कि आप ये सब तो आपने बता दिया, अब ये बताएं कि अब हम और क्या करें। तो भाई यही सब कुछ करना है। और मुझसे पर्सनल मैसेजेस भी बहुत पूछे जाते हैं इसी तरह के कि आप ही अब हम क्या करें। मैं इसी वीडियो का लिंक सेंड करूँगी। हर एक को बता के ना मैं थक गई हूँ। ठीक है जी, अल्लाह हाफ़िज़।